हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर नदीम अहमद आज आपके सामने फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, ट्यूबरक्लोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने शिजेला बैक्टीरिया को डिस्कस किया था। शिजेला बैक्टीरिया क्या होता है, उसका डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस हमने वो डिस्कस किया था। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आज हम एक नया बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइएगा, वीडियो प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा माइक्रोबायोलॉजी की, और वहाँ से सारे बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, पैथोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो आप देखिएगा। उसके बाद में और बैक्टीरिया मैंने कुछ थोड़े से पढ़ाए हैं, उनको पढ़िएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, देखिएगा आज हम नया बैक्टीरिया डिस्कस करने वाले हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारा नया टॉपिक है। तो हम इसके बारे में आज हम इसका डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम देखते हैं अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। लेट्स वी टॉक अबाउट फर्स्ट सिम्टम, इंट्रोडक्शन। आज हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया टीबी कोज करता है। क्या कोज करता है? टीबी कोज करता है। और ये टीबी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पेंडेमिक रही है, एंडेमिक रही है, और इससे बहुत सी जानें गई हैं। और ये टीबी आपको बता दूं बहुत तरीके की होती है। ये पॉट्स स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में भी होती है, लंग्स में भी होती है और लिम्फ नोड में भी होती है। तो ये कई तरीके का टीबी का इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पोटेंशियली डेंजरस है और बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस डिजीज़ कॉज करता है। यानी इस बीमारी में अगर आदमी ट्रीटमेंट नहीं करे तो उसकी डेथ हो जाती है। अगर लंग्स की हो या रीढ़ की हड्डी की हो या लिम्फ नोड की हो या यूट्रस की हो या लिवर की हो या एब्डोमेन की हो, टीबी इन सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हम सिंपली कह सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ बैक्टीरिया दैट इज़ अफेक्ट द लंग्स और अदर वेरियस ऑर्गन एंड इट कैन कॉज द टीबी। और ये टीबी कोज करता है। अब ये टीबी और कोज करने के साथ साथ में और भी बहुत सारे सिम्टम्स शो करता है। जैसे कि अगर लंग्स में हुई है तो फेफड़ों से खून आएगा, खांसी में, बलगम में खून आएगा, रीढ़ की हड्डी में हुई है तो सीवियर बैक पेन रहेगा, यूट्रस में हुई है तो इनफर्टिलिटी वुमेन्स के अंदर कोज कर रहे हैं, लिम्फ नोड में हुई है तो यहाँ मोटी मोटी गांठें हो जाएंगी, टॉन्सिल से अलग हटके जो होती हैं। तो हम अब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी कोज करता है, पोटेंशियली सीरियस इलनेस इन्फेक्शन कोज करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है और पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है। एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि जो पॉट्स का टीबी होती है, यानी रीढ़ की हड्डी वाली जो टीबी होती है और लिम्फ नोड वाली जो टीबी होती है, वो स्नीजिंग, कफिंग के थ्रू नहीं फैलती है। वो एक तरीके के बॉडी में इन्फेक्शन तो रहेगा लेकिन दूसरी जगह इफेक्ट नहीं करेगी, दूसरे पर्सन को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन लंग्स के केस में जो लंग्स की टीबी होती है, जो लंग्स में अगर इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। अगर आप किसी के सामने कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा स्पूटम के कांटेक्ट में आपके कोई आ जाता है तो 7 से 11 बैक्टीरिया इनफ होते हैं दूसरे इन्फेक्शन को टीबी फैलाने के लिए। ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। जब आदमी छींकता है, खांसता है तो ड्रॉपलेट्स उसमें से निकलती है, उसमें बैसिलस स्पोर्स भी होते हैं टीबी के, और उसके कांटेक्ट में दूसरा पर्सन जब आता है और वो इनहेल करता है, इनहेल करने के बाद वो इन्फेक्शन उसकी भी ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है, वहाँ पर लंग्स को अफेक्ट करेगा और अफेक्ट करने के साथ साथ वहाँ पर टीबी का इन्फेक्शन कोज करेगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था टीबी का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। तो आपको इतना समझ में आया होगा, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है? टीबी कोज करता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत सीरियस इलनेस है और आजकल बहुत ज़्यादा ये लोगों में फैल रही है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि मॉर्फोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया की शेप एंड साइज और क्या इसके अंदर रहता है सिस्टम। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो सिंपल एज दैट ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। साइज शेप कैसी है इसकी? ये रोड शेप होता है।
रोड शेप होता है। कैसा होता है? रोड शेप होता है, यानी लंबा होता है। ग्राम पॉजिटिव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और रोड शेप है। कैसा है? रोड शेप है। और इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज क्या है? 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। और विड्थ क्या है इसकी? चौड़ाई क्या होती है बैक्टीरिया की? इसकी 0.2 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ग्राम पॉजिटिव है, रोड शेप है, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायामीटर लेंथ और 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर विड्थ है इसकी, चौड़ाई बैक्टीरिया की। इतना आपको समझ में आता है। जब रोड शेप है तो यानी लंबा है, ग्राम पॉजिटिव है। अच्छा, ये दिखता कैसा है? अंडर द माइक्रोस्कोप इफ यू विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम स्टेनिंग करोगे तो ये पिंक कलर का दिखेगा। तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ग्राम निगेटिव पिंक कलर दिखते हैं और ग्राम पॉजिटिव ब्लू कलर के दिखते हैं। वो बिल्कुल सही है। ग्राम पॉजिटिव दिखते हैं ब्लू कलर के और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दिखते हैं पिंक कलर के। लेकिन ये पिंक कलर का क्यों दिख रहा है ग्राम पॉजिटिव होने के बाद भी? क्योंकि इसके अंदर कुछ इसके जो पेप्टिडोग्लाइकन है और इसके अंदर जो टिकोइक एसिड वगैरह ये जो है, इसके अंदर एक नई चीज़ भी होती है, माइकोलिक एसिड। इसकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड इज सब्सटेंसेस जो कि हम ग्राम स्टेन करते हैं और डिफरेंट रीजन्स के साथ में हम स्पेसिमेन को ट्रीट कराते हैं। और जब ट्रीट कराते हैं तो माइकोलिक एसिड रेसिस्टेंस हो जाता है कार्बल फिस्टन से और वहाँ पर ये पिंक कलर का डाई एब्जॉर्ब कर लेता है माइकोलिक एसिड। इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव होने के बाद भी ये आपको पिंक कलर का दिखाई देता है। आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आया? इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, मॉर्फोलॉजी डिस्कस की। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का क्राइटेरिया समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा, अगर एक पेशेंट है, इफ़ यू हैव एनी पेशेंट एंड सफरिंग फ्रॉम द टीबी, और वो आता है, आने के बाद वो कफ करता है, स्क्वीच करता है, स्पूटम आता है उसको, उनने बलगम को थूका, इधर बलगम में हल्का फुल्का ब्लड भी होता है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई आता है या उसकी खांसी के कांटेक्ट में कोई आता है, तो क्या होगा? वो जो बंदा उसके कांटेक्ट में जो हेल्थी पर्सन है वो आ रहा है, उसकी अगर इम्यूनिटी कम है यानी मर्जों से लड़ने की ताकत कम है, अगर वो आ गया और उसकी कफ के अंदर जो ड्रॉपलेट्स आई हैं, जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, उसके अंदर अगर बैक्टीरिया है 7 से 14 तक, 14 बेसिलस, ये क्या है? बेसिलस है। बेसिलस मतलब रोड शेप, यानी 7 से 14 बेसिलाई, 7 से 14 बेसिलाई उसकी कफ के थ्रू निकलेंगे, खांसी के थ्रू निकलेंगे, और हेल्थी पर्सन जिसकी थोड़ी इम्यूनिटी कम है वो कांटेक्ट में आ जाता है तो वो इन्फेक्शन को एक्वायर कर लेता है। और वो इन्फेक्शन एक्वायर जब करता है तो वो पहले उसके थ्रोट्स में जाता है, नेजल कैविटी के थ्रू जाएगा, इनहेल करेगा वो, और ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनहेल करने के बाद एयर के कांटेक्ट में आन करके वो थ्रोट्स में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया को इफेक्ट करते हुए वो ऐसे ऐसे लंग्स में आपके पहुंच जाएगा। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियाई है, जो ब्रोंक्योल्स हैं, उनको अफेक्ट करेगा। वहाँ पर अगर आप एक्सरेज देखेंगे उस पेशेंट को क्या 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 दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो उसका एक्सरे आप देखेंगे, ये डायाफ्राम है आपका, ये लंग्स है, तो ये जो ब्रोंक्योल्स हैं इनके अंदर वाइट हैजिनेस होनी शुरू हो जाएगी। एक्सरेस के अंदर वाइट हैजिनेस शुरू हो जाएगी। अब और ये हैजिनेस शुरू हो गई तो जाहिर है कुछ बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, लिम्फ नोड्स भी स्वेल हो जाएंगे, और ये तो लंग्स में पहुंची है। इसी तरीके से कोई, अब इन्फेक्शन को 2 तरीके का मोड होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक तो होता है, यहाँ पे 2 तरीके के लोग बनते हैं, एक तो लेटेंट इन्फेक्शन और एक एक्टिव इन्फेक्शन। तो लेटेंट को हम समझेंगे। लेटेंट इन्फेक्शन वो होता है, बंदे के अंदर इन्फेक्शन तो है बॉडी में, यानी एक पर्सन है, उसके अंदर बॉडी के इन्फेक्शन है, लेकिन वो सिम्टम शो नहीं कर रहा, एज ए कैरियर है, वो सिम्टम शो नहीं कर रहा, उसके अंदर टीबी के सिम्टम्स नहीं है, और बट इन्फेक्शन है, क्योंकि अभी उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, मर्जों से लड़ने की ताकत अच्छी है, लेकिन इन्फेक्शन उसने एक्वायर कर लिया, लेकिन सिम्टम शो नहीं हो रहा है, पता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक है।
क्योंकि उसमें सिम्टम नहीं है। एक सिम्टम्स वाला बंदा होता है जिसमें लक्षण दिख रहे हैं तो हम उससे बच जाते हैं। जो इन्फेक्टेड है और उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, यानी उसके पास लेटेंट इन्फेक्शन है। लेटेंट इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन इज तो है, इन्फेक्शन तो है लेकिन सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर उसमें नहीं दिख रहे, तो वो लेटेंट इन्फेक्शन है। जब इम्यूनिटी कम होगी इसकी इन केस ऑफ फ्यूचर, तो ये क्या होगा, एक्टिव इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिव इन्फेक्शन क्या होता है? एक्टिव इन्फेक्शन आर दोज इन्फेक्शन शो द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम शो करेगा तो वो एक्टिव इन्फेक्शन में आता है। तो पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताई है। इसी तरीके से आप साइकिल बना करके समझ सकते हैं। गूगल पे बहुत सारी पिक्चर्स है पैथोजेनेसिस की, आप देखेंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस तो बहुत सारी साइकिल्स आ जाएंगी। बंदे ने खांसा, उसके बाद बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स हवा में गया, बंदे ने एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद फिर उसके ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स अफेक्ट होने लगे, उसको फिर दिक्कत आने लगी। जो सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, व्हाट सिम्टम्स शो इन दिस केस, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिम्टम्स, जो मेजर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? कफ मोर देन 3 वीक्स, 3 वीक से ज़्यादा खांसी हो जाएगी उसको, पहला मेजर सिम्टम्स। 3 हफ्तों से ज़्यादा, 2 हफ्तों से ज़्यादा उसको खांसी होगी तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ में स्पूटम विद ब्लड, बलगम आएगा ब्लड के साथ में, थोड़ा थोड़ा खांसी में हल्का हल्का ब्लड रिस्क आएगा, आरबीसी स्पूटम के साथ साथ में आ जाएंगी। फीवर रात में कभी बहुत तेज फीवर आ जाएगा या कभी दिन में आ जाएगा। फीवर पैरासीटामोल खा लो तो उतर जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर उतर जाएगा, ऐसा उसमें रहता है। फीवर भी एक मेजर सिम्टम्स है। उसके साथ साथ में चिल और शिवरिंग में मतलब रात को बहुत ज़्यादा जाड़ा लगना, जैसे बहुत ठंड पड़ रही है, कपकप आना, रात को बहुत तेज़ी के साथ में कई कई रज़ाई डालने के बाद भी जाड़ा लगना, चिल लगना, वो इन केस में। अब ऐसा नहीं है कि मलेरिया का केस में भी ऐसा होता है, फीवर भी आता है, जाड़ा भी लगता है, लेकिन और भी डायग्नोसिस के बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे तो उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसमें टीबी गोल्ड का, मोन्टोक्स के और अदर टेस्ट कराते हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा डायग्नोसिस में। लेकिन सारे सिम्टम्स बहुत सी बीमारियों में बहुत सेम जैसे भी दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हम सिम्टम्स बेस पे हम किसी भी पेशेंट को डायग्नोसिस करके और ट्रीटमेंट चला दें। दिस इज द रॉन्ग वे। तो हम ना उसमें कफ दिखेगा, मोर देन 3 वीक्स होगी, स्पूटम ब्लड के साथ आएगा, हल्का हल्का फीवर भी होगा, और जो है चिल और शिवरिंग यानी जाड़ा, बुखार और रात को बहुत ज़्यादा कपकपाना, कंपन होना बॉडी में, ये सब इसमें दिखेगा। इसके साथ साथ में चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेसनेस, टाइटनेस रहेगी, चेस्ट के अंदर हैजीनेस रहेगी और भारी भारी बन रहेगा। चेस्ट के अंदर पेन रहेगा, चेस्ट पेन हो सकता है। इतना इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ से म्यूकस रिसने लगे और प्लूरल इफ्यूजन हो जाए तो लंग्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी उतर आता है। प्लूरल इफ्यूजन का केस भी हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन यानी हल्का हल्का फेफड़ों में पानी भी उतर आता है। और क्या सिम्टम्स हो सकता है? अनइंटेंशनल वेट लॉस यानी बगैर कोशिश करे, विदाउट एनी ट्राइंग वेट लॉस हो रहा है रैपिडली, बहुत तेजी के साथ में। आदमी तो चाह रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कार्डियो कर रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा, अच्छी अच्छी रेमेडीज ले रहा है। ये इन्फेक्शन ऐसा है, आपने बगैर इंटेंशन के वेट लॉस हो जाना है, सारा आपका वेट लॉस होगा, अनइंटेंशनली वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस में आएगा आपका ये, ठीक है। रात को सीवियर वीकनेस, तो ये लंग्स के केस में, जो लंग्स आपका इफेक्ट होता है उसके केस में, मोर देन 3 वीक्स कफ, स्पूटम ब्लड, फीवर, चिल, शिवरिंग, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन और प्लूरल इफ्यूजन, अनइंटेंशनली वेट लॉस, ये सब आप सिम्टम्स, दीज आर ऑल सिम्टम्स विल सीन इन केस ऑफ द अफेक्ट ट्यूबरक्लोसिस। ऐसी सिम्टम्स सेम दिखते हैं अगर पॉट्स स्पाइन हुआ है। पॉट्स स्पाइन मतलब स्पाइन का टीबी, रीढ़ की हड्डी का टीबी, उसमें अनबियरेबल पेन होगा, अनबियरेबल पेन रीढ़ की हड्डी में, अनबियरेबल बैक पेन रीढ़ की हड्डी में, अनबियरेबल बैक पेन
और हो सकता है आपके सर्वाइकल रीजन में हुआ है इन्फेक्शन, लंबर रीजन में हुआ है, या फिर आपके कौन से कॉक्सियल रीजन में हुआ है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। रीढ़ की हड्डी के जो आपके कार्टेज हैं वो गलने लगेंगे, वो एमआरआई के अंदर डिटेक्शन करेंगे। अभी हम डायग्नोसिस के अंदर जब बात करेंगे। और वेट लॉस, फीवर वगैरह ये भी होता है, लेकिन ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है, दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होता है। लिम्फ नोड वाला टीबी और पॉट्स स्पाइन वाला टीबी ये स्प्रेड नहीं होते हैं, यानी डिसेमिनेट नहीं होते हैं। और लंग्स वाला टीबी जो होता है वो कॉन्टेजियस होता है, वो अफेक्ट करता है पर्सन टू पर्सन। तो हमने सिम्टम्स के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। हम सबसे पहले डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो डायग्नोसिस में हम कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जो कि सिम्टम्स बेस पे है। पहले हम सिम्टम्स ऑब्जर्व करेंगे। डॉक्टर को लगेगा कि भाई सिम्टम्स ये हैं, 3-4 हफ्तों से खांसी है, चेस्ट में टाइटनेस है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, उसने डेक्सोमेथ्रोफेन दे के देख लिया, कफ कोल्ड सिरप दे के देख लिया, बहुत सी चीज़ें दे ली, फीवर की दवाई दे ली, एंटीबायोटिक चला ली नॉर्मली, सेफेक्सिम वगैरह, और ब्लड आ रहा था लंग्स में। तो अब डॉक्टर क्या कराएगा, पहले ब्लड टेस्ट कराएगा। ब्लड टेस्ट में वो क्या कराएगा, पहले सीबीसी कराएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। जब कंप्लीट ब्लड काउंट वो कराएगा तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन देखेगा कितना है, भाई 12 पॉइंट है, अच्छा है, नॉर्मल है। टीएलसी देखेगा तो टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़े हुए होंगे। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है टीएलसी का, 4000 से 11000 तक नॉर्मल वैल्यू होता है। वो 11000 से होगा ज़्यादा, 12000, 13000, इन्फेक्शन सीवियर है तो हो सकता है 20000 तक भी हो, ठीक है। टीएलसी उसका बढ़ा हुआ होगा। और इसके साथ साथ में डीएलसी में भी वेरिएशन होगा, न्यूट्रोफिल बढ़ रहे होंगे, लिम्फोसाइट बढ़ रहे होंगे, मोनोसाइट घट बढ़ रहे होंगे, इनमें वेरिएशन होगा। साथ साथ में ईएसआर भी बहुत ज़्यादा इसका बढ़ावा आ रहा होगा। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये बहुत बढ़ावा आ रहा होगा, यानी नॉर्मल वैल्यू 0.5 से लेकर के 22 mm/h तक होती है इसकी ईएसआर का वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू जो है कम से कम 50-60 mm/h पर घंटे तक आ रहा होगा। ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। तो ब्लड के अंदर ये टेस्ट होते हैं। साथ साथ में ब्लड के साथ साथ में इसका जो है एक टेस्ट और कराते हैं इंट्राडर्मली, टीएलसी डीएलसी ईएसआर के बाद में एक मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कराते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट एक इंट्राडर्मली टेस्ट है। मॉन्टॉक्स होता है ट्यूबरक्लिन एंटीजन होता है, उसको इंट्राडर्मली हमारी फॉरआर्म में देते हैं, और देने के बाद में उसको 72 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और अगर वो 15 mm से भी बड़ा आपकी फोरआर्म के अंदर लाल लाल चकद्दा पैचेस बना देता है, इंड्यूरेशन कोज करता है, तो मॉन्टॉक्स आपको पॉजिटिव आएगा। यानी जो ट्यूबरक्लिन डोज है मॉन्टॉक्स की वो इंट्राडर्मली देंगे और वो फूल जाएगी, 72 घंटे के अंदर अंदर लाल कलर का बड़ा चकद्दा बना लेगी। अगर वो 15 mm से ऊपर का चकद्दा बनाती है तो वो पॉजिटिव कैटेगरी में आता है। पर ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लोग मॉन्टॉक्स को प्रीफर करते हैं बेसिक रूटीन डायग्नोसिस के लिए। मॉन्टॉक्स टेस्ट कराएंगे। उसके बाद कल्चर, डॉक्टर कल्चर कराएंगे। कल्चर के अंदर एग वाला कल्चर आता है, एक एग सब ग्लाइकोसरोल कल्चर आता है, ठीक है। कल्चर ब्रोथ आता है एक, ये कल्चर करा लेते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अगर टीबी के इन्फेक्शन में AFB एसिड फास्ट बेसिलाई स्पूटम का टेस्ट होता है आपका। ये एक स्पूटम टेस्ट है, ये स्पूटम टेस्ट है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर स्पूटम लेकर के पेशेंट का डॉक्टर भेजते हैं लेबोरेटरी, वहाँ पर एसिड फास्ट बेसिलाई यानी स्टेन करते हैं, स्टेन करके इसको देखते हैं, और जब देखते हैं तो ये पॉजिटिव आती है, तो मतलब टीबी के बैक्टीरिया इसमें है। अंडर द माइक्रोस्कोप जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, तो स्लाइड पर आपका स्पूटम लिया और AFB स्टेन इस करा, और उसके बाद देखेंगे तो बेसिलाई रोड शेप आपको दिखेंगे आपको बलगम में, और साथ साथ में पस सेल्स भी दिखेंगे, ठीक है। ये स्लाइड के अंदर ऐसे करके दिखेगा, रोड शेप्स दिखेंगे, तो ये बेसिलस हैं, ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन है, और ये पस सेल्स हैं। ये ब्लू कलर के दिखेंगे और ये पिंक कलर के दिखेंगे। और अगर ये बंडल में दिखते हैं बहुत सारे बेसिलाई, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है। लेप्रोसी जो कोस करता है, कोड़ू का मरस, ये बंडल में अगर बहुत सारे दिखते हैं तो वो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। और ये सिंगल दिखते हैं तो दिस इज इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
तो ये डायग्नोसिस थी। अब रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में अब हम एक एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में हैजीनेस होगी, लंग्स अफेक्ट होगा, प्लूरल फ्यूजन होगा, बड़े बड़े धब्बे आपको दोनों लंग्स के अंदर दिखेंगे, लंग्स की डायफ्रामेटिक कैविटी अच्छी नहीं होगी, लंग्स की जो पोर्शन है और स्ट्रक्चर्स है वो डिसरप्ट हो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सरे में दिख जाएंगी। सीटी चेस्ट भी करा सकते हैं इसमें, जब प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करानी होती है। और पॉट्स स्पाइन के केस में एमआरआई वगैरह भी करा लेते हैं रीढ़ की हड्डी का। और अगर गांठों का टीबी है, लिम्फ नोड का टीबी है, तो इसमें एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेट साइटोलॉजी, एफएनएसी भी करा लेते हैं। उससे मालूम पड़ जाता है कि टीबी का इन्फेक्शन है, काय का इन्फेक्शन है। आई होप आपको डायग्नोसिस मैंने थोड़ी बता दी है, आपको समझ में आई होगी डायग्नोसिस। तो फिर हम बात करते हैं, लेट्स वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट जो एक होता है बेसिक ट्रीटमेंट, जो बुखार वगैरह आने के लिए डॉक्टर लोग देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह देंगे डॉक्टर लोग। पैरासीटामोल देते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, वीकनेस के लिए डॉक्टर्स लोग मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स देते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर लोग ये रिकमेंड करते हैं, एक्यूटिव ट्रीटमेंट। एक्यूटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? रिफाम्पिसिन, आइसोनाजाइड, इथाम्बुटोल, हाइड्रोक्लोराइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनाजाइड, इथाम्बुटोल, हाइड्रोक्लोराइड, पायरोजिनामाइड, ये टैबलेट चलती हैं। 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। वो इन्फेक्शन की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस ग्रेड का है। इन्फेक्शन अगर एक्यूट है, शुरुआती है, तो 6 महीने, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो 9 महीने, और बहुत ज़्यादा सीवियर है इन्फेक्शन तो 18 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी बात यह है, अगर ट्रीटमेंट एक दिन भी स्किप कर दिया जाता है, एक दिन भी छोड़ दिया जाता है, तो ट्रीटमेंट फिर दोबारा शुरू से किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया फिर एक दिन में इतनी ग्रोथ कर लेता है कि और दवाएँ फिर काम नहीं करती। और आदमी बार बार छोड़ता है, बार बार लेता है, तो वो क्या कर देता है? MD, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, MDRT, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, यानी फिर कोई भी दवाई काम नहीं करती है अगर आप ट्रीटमेंट के साथ में ऐसा करते हैं। इन्फेक्शन होता है तो पेनिसिलिन के इंजेक्शन भी साथ में दिए जाते हैं इस दवाई के साथ में। 3 महीने ये चलती है, 2 महीने ये चलती है। और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हो जाता है जब याली दवाई भी काम नहीं करती है, तो डॉक्टर लोग क्विनोलोन के इंजेक्शन टैबलेट, कैटेट्स चलाते हैं, और साथ में फिर ये भी चलाते हैं, और पेनिसिलिन के इंजेक्शन भी चलाते हैं। मेनली ट्रीटमेंट इसका यही होता है। और साथ साथ में इसके थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ टैबलेट है, पायरोजिनामाइड और इथाम्बुटोल है, तो वो जो टैबलेट है वो यूरिक एसिड बढ़ाती है, तो क्लिनिकल फीचर के लिए यूरिक एसिड बढ़ाती है, तो उसके लिए फेबोजोस्टेट जैसे टैबलेट भी डॉक्टर लोग यूरिक एसिड कम करने के लिए। कुछ टैबलेट इसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनाजाइड ऐसी भी हैं जो टैबलेट आपकी विटामिन B12 को अफेक्ट करती है, विटामिन B12 कम करती हैं, तो उसके लिए पायरिडोक्सिन रात को विटामिन B12 वाला टैबलेट चलाया जाता है, साइक्लोबेलामाइन, ये सब। क्योंकि जो चीज़ें, और कैफ-टी, LFT, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब डॉक्टर लोग बीच बीच में मेजर कराते रहते हैं एक टेस्ट इवेल्यूएशन के लिए कि क्या चीज़ गड़बड़ रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा हैवी और इफेक्टिव होता है। ये चीज़ें परहेज में, इसमें कोई परहेज नहीं होता है। परहेज में इसमें मुर्गा, मछली, अंडा सब चीज़ खाया जाता है, बस थोड़ा चावल और खटाई का परहेज रहता है, बाकी मछली सब चीज़ चलाई जाती है। तो ये था ट्रीटमेंट। हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पढ़ा है, इसका डेफिनेशन, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके पैथोजेनेसिस, इसका सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू माई टॉपिक, यू कैन कॉन्टेक्ट इन माई डिस्क्रिप्शन एंड आई विल गिव यू द बेस्ट आंसर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और फिर हम नेक्स्ट बैक्टीरिया और पढ़ेंगे, फिर हम वायरोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।